हेलो स्टूडेंट, इस चैनल पर हम चैप्टर नंबर 1 को लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं और अभी तक हमने काफ़ी टॉपिक डिस्कस भी कर लिए हैं और उसी को आगे ले जाते हुए अभी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कूलाम नियम का सदिश निरूपण। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि इस कूलाम के नियम के सदिश निरूपण की हमको आवश्यकता क्या आन पड़ी, हम क्यों इसका सदिश निरूपण करना चाहते हैं। तो अगर मैं कूलाम के नियम की बात करूं तो आपने पढ़ा था कि स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परमाणु के गुणनफल के समानुपाती व उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो कुछ बता रहा है उससे आप लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला था अगर आपको याद हो तो F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आया था। इससे पहले हम लोगों ने कहा था जो F है वो Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी Q1 Q2 के समानुपाती और आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से आपने देखा कि हमको बल का परिमाण मिल गया, लेकिन परिमाण से हमारा काम नहीं चलता क्योंकि विद्युत बल एक सदिश राशि है। तो परिमाण के साथ साथ आपको दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी और इसी दिशा को बताने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, सदिश निरूपण की आवश्यकता पड़ती है। हमको सदिश निरूपण करना पड़ता है। अच्छा, अगर हम सदिश निरूपण की बात यहाँ पर करते हैं तो जैसे हम सिंपल वे से बात करें तो विद्युत बल आप लोगों ने देखा F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इसको सदिश रूप में व्यक्त करना चाहूं तो सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए मुझे परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी और दिशा बताने के लिए आपने एक सदिश के बारे में पढ़ा होगा जिसको एकांक सदिश कहा जाता है। ये एकांक सदिश किसी भी सदिश की दिशा को बताने के काम में आता है और इसको हम कैप लगा के प्रदर्शित करते हैं। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा और इसका परिमाण 1 होता है। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो मैंने एकांक सदिश कह दिया आर के। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी सदिश में उसके परिमाण का भाग लगा दिया जाए तो हमें एकांक सदिश प्राप्त होता है, यानी आर वेक्टर में आप आर वेक्टर के परिमाण का भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं चाहूं तो ये भी कह सकता हूं दैट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर और आर इंटू आर स्क्वायर यहाँ से अगर आप देखें तो हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर क्यू डॉट हो जाएगा आर वेक्टर। तो यानी ये देखो, ये किसी भी बल का सदिश निरूपण है। जैसे हम कूलाम बल की बात करें तो उसका हमने सदिश निरूपण यहाँ पर कर लिया है। लेकिन यहाँ एक चीज देखने की है कि यहाँ दो आवेश है, Q1 आवेश और Q2 आवेश। तो निश्चित रूप से Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा और Q2 Q1 पे फोर्स अप्लाई करेगा। तो यानी मुझे यहाँ पर दो बल की बात करनी पड़ेगी। एक हो जाएगा Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल और दूसरा हो जाएगा Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। और दोनों बलों की मैं यहाँ बात करूंगा, उसको थोड़ा आप समझेंगे। देखिए, थोड़ा सा अपन लोग इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हुए आगे की तरफ जाते हैं। देखो, मैंने मान लिया कि मेरे पास एक आवेश है Q1। इस Q1 आवेश का इस मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो R1 वेक्टर है। ऐसे ही आपके पास एक आवेश है यहाँ पर Q2। इस Q2 आवेश का इस मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो R2 वेक्टर है। दोनों हो। अब इस डिस्टेंस की मैं बात करूं, इसके बारे में बात करूं तो इसको मैं चाहूं तो Q1 से Q2 तक की दूरी कह सकता हूं या Q2 से Q1 तक की दूरी कह सकता हूं। अगर मैं इसको एक सदिश रूप में बात करूं तो एक की दिशा इस प्रकार होगी और एक की दिशा इस प्रकार होगी। लेकिन अगर दोनों के परिमाण की बात करें तो आप चाहे Q1 से Q2 तक जाइए चाहे Q2 से Q1 तक जाइए, दोनों के परिमाण बिल्कुल बराबर आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, ये Q1 Q2 पर बल लगाएगा। Q1 Q2 पर जो बल लगाएगा Q1 Q2 को प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित इसी तरफ करेगा, इसी तरफ करेगा। तो इसको आप क्या नाम देंगे? अब एक चीज याद रखें आप, जिस पर बल लगता है उसका नंबर पहले आता है और जो बल लगाता है उसका नंबर बाद आता है। यानी यहाँ 2 पर एक बल लगा रहा है ना, तो F21 वेक्टर। ऐसे ही यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या होगा, ये Q2 भी Q1 पे बल लगाएगा, Q2 Q1 को इधर प्रतिकर्षित करेगा तो ये आ जाएगा। अब ये 1 पे लग रहा है, 2 लगा रहा है तो इसे हम बोलेंगे F12 वेक्टर।
इसे हमने कह दिया 2 1 वेक्टर और इसे हमने कह दिया 1 2 वेक्टर। अब इसकी बात करें तो जरा अगर मैं आपसे कहूं कि भाई R21 वेक्टर का जो परिमाण होगा और R12 वेक्टर का जो परिमाण होगा वो बराबर होगा। भाई दिशाएं तो है, एक की दिशा तो 1 से 2 की तरफ आएगी, एक की दिशा 2 से 1 की तरफ आएगी, लेकिन अल्टीमेटली ये तो बराबर होगा। अब जरा मैं बल निकाल लेता हूं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा R21 क्या है और R12 क्या है वो समझते हैं, जरा अच्छी तरह से समझना। हम थोड़ा सा इसको ले जाते हैं और मैं इसको यहां बता रहा हूं केवल स्थिति सदिश के रूप में। ये R1 वेक्टर था Q1, ये Q2 था, ये R2 वेक्टर था। मैं कहता हूं, बड़ी अच्छी तरह से आप समझेंगे, ये R1, ये R2। मैं आपसे कहता हूं कि जब मैं Q1 से Q2 तक जाता हूं, यानी Q1 से Q2 की तरफ ऐसे जाता हूं, तब इसको मैंने नाम दे दिया R21 वेक्टर। ठीक है। अच्छा, R1 वेक्टर ये हो गया और R2 वेक्टर ये हो गया। अब आपको सदिशों के योग का त्रिभुज नियम याद होगा और सदिशों के योग के त्रिभुज नियम में ये कहा गया है, यदि किसी दो सदिशों को मैं किसी त्रिभुज की भुजाओं द्वारा एक ही क्रम में निरूपित करूं तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके परिणामी सदिश को बताती है। विपरीत ये हो गया, देखो एक ही दिशा में निरूपित कर दिया, अब एक ही स्टाइल से कर दिया, एक ही सीक्वेंस में चल रहा है, ये अपोजिट हो गया। तो अगर मैं यहां से देखूं तो मैं कहूंगा R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर बराबर हो जाएगा R2 वेक्टर। एक ही एक विपरीत दिशा विपरीत क्रम में हो गया। तो देखो अब यहां से अगर मैं चाहूं तो मैं कह दूंगा दैट R21 वेक्टर बराबर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अपोजिट में आपको बात करता हूं, समझना जरा अच्छी तरह से। ये R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर, और अगर इस दिशा की बात करूं तो इसको मैं कहूंगा R12 वेक्टर। क्लियर है, R12। अब इसको अपन क्या लिखेंगे, देखिए R2 वेक्टर वही चल रहा है प्लस R12 वेक्टर अपोजिट विपरीत, तो यानी R1 वेक्टर। तो यहां से अगर आप R12 वेक्टर निकालें तो आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये दोनों जो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूं इनको इस तरह से लिखेंगे, जो R21 वेक्टर है वो एक्चुअल में क्या होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और जो R12 वेक्टर है वो क्या हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये दोनों मैंने आपको यहाँ ओपन करके बता दिए विद डायग्रामेटिक वे से मैंने आपको इनको समझा दिया कि भाई ये कैसे होना है, कि R21 वेक्टर क्या होना है और R12 वेक्टर क्या होना है। जो R21 वेक्टर है वो हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और R12 वेक्टर क्या हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब ये हो गया, तो इसके बाद जरा आप आगे चलेंगे हम लोग और जरा हम निकालेंगे यहाँ पर बल। अब उसको आप जरा अच्छी तरह से समझें। सबसे पहले मैं बात करूंगा, सुनना, Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर लगाया गया विद्युत बल। अब Q1 Q2 पे लगा रहा है तो ना F21 वेक्टर। इसकी बात कर रहा हूं, सुनेंगे अच्छी तरह से आप। तो इसको क्या बोलेंगे, जैसे इसको आप चाहें तो R21 वेक्टर अगर इस तरफ आए और इस तरफ आए तो R12 वेक्टर। तो देखो क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर परिमाण का स्क्वायर 2 आ रहा है डॉट R21 के। हो गया क्लियर। आप चाहें तो इसी को यहां पर इक्वेशन डाल सकते हैं। अगर मैं इसको और ओपन करूं तो मैं क्या कहूंगा, देखो F21 वेक्टर इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर परिमाण का स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे अपन, R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर परिमाण। क्लियर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा मेरे पास, देखिए जरा, F21 वेक्टर
इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर परमाणु Q डॉट R21 वेक्टर। ये हो गया Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। Q1 Q2 पर लगा है। अगर इसका मैं उल्टा बात करूं, इधर चलते हैं जरा, हम किसकी बात करेंगे? Q2 द्वारा Q1, Q2 द्वारा Q1 पर, तो क्या बोलेंगे इसको? F12 वेक्टर। अब यहां से आ जाइए जरा, क्या आएगा? कि Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर परमाणु स्क्वायर डॉट R12 कैप, ये हो जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरह के स्टेप को हमें फॉलो करेंगे, जरा फॉलो कीजिए। क्या आएगा? F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर परमाणु स्क्वायर डॉट, अब इसको क्या लिखेंगे? R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर परमाणु। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे भैया इन दोनों का, और क्या आ जाएगा मेरे पास? के Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर परमाणु Q डॉट R12 वेक्टर। अब जरा इस इक्वेशन को देख, चाहे इस इक्वेशन को देख लीजिए आप, जरा देखना अच्छी तरह से। के Q1 Q2 R21 वेक्टर परमाणु स्क्वायर R12 वेक्टर परमाणु स्क्वायर, और आप पहले कह चुके हैं कि R21 वेक्टर और R12 वेक्टर का परमाणु बराबर है। यानी अगर मैं केवल इस वाले पद की बात करूं तो ये दोनों बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। यानी जितना F21 वेक्टर का परमाणु है उतना ही F12 वेक्टर का परमाणु है, यानी दोनों ही बल मान में बिल्कुल बराबर हैं। अब देखिए R21 के और R12 के, यानी एक की दिशा तो है भैया 1 से 2 की तरफ, और एक की दिशा कहां से कहां है? 2 से 1 की तरफ। यानी दो बल हैं, मान में बराबर हैं, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत आ रही है। एक की दिशा 1 से 2 की तरफ आ रही है और दूसरे की दिशा 2 से 1 की तरफ आ रही है। दो बल मान में बराबर, दिशा विपरीत। तो जरा इन दोनों को अपन लोग देखें अच्छी तरह से, तो इनको देखकर मैं ये कह सकता हूं F21 वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस F12 वेक्टर। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके आप कह सकते हैं F21 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस F12 वेक्टर। इसका मतलब ये दोनों बल मान में समान, दिशा में विपरीत, एक ही समय पर और अलग अलग आवेशों पर लग रहे हैं। तो इन दोनों को मैं कौन से बल बताऊंगा? क्रिया प्रतिक्रिया बल। तो यानी इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कूलाम बल एक क्रिया प्रतिक्रिया बल है, या हम यहां पर ये कह सकते हैं कि यहां क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन होता है। क्लियर सभी को ये टॉपिक? आज हमने यहाँ पर स्टडी किया कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। मेरे ख्याल से आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा, और अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।